हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एडवांस लेवल के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को देख रहे थे। उसी सीक्वेंस में आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 2002 का, जिसमें क्या बोल रखा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर स्मॉल m इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3m प्लस x टू द पावर 2m प्लस x टू द पावर m। ये अपना एक ब्रैकेट के अंदर है और इसके अलावा दूसरा एक और ब्रैकेट दे रखा है 2 इंटू एक्स टू द पावर 2m प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस 6 टू द होल पावर 1/m विद रेस्पेक्ट टू x। ये हमें x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की खास बात बस इतनी सी थी कि इसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हम कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं पकड़ पा रहे हैं डायरेक्टली कि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर पाएँ या फिर उसको किसी तरीके से अरेंज कर पाएँ कि हमारा एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो यूटिलाइज हो जाए और दूसरा पोर्शन किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर लगभग 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फिर वो एडवांस लेवल की हो फिर चाहे वो मेंस लेवल की हो। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जब हम देखते हैं m को हमें बता रखा है एक नेचुरल नंबर, और अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखते हैं तो ये जो पर्टिकुलर हमारे पास टर्म बन रही है, अगर ये x ग्रेटर देन 0 है तो ये जो टर्म बन रही है इस पर जितनी भी जो पार्ट्स लगी हुई है वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ रही हैं। बट जब हम इस पर्टिकुलर टर्म को देखते हैं तो यहाँ पर अंदर वाला ये जो ब्रैकेट अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली ये जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर तो ये कंप्लीट पार्ट्स हमारे पास आ रही हैं क्योंकि नेचुरल नंबर की फॉर्म में है, लेकिन जो इसके एक्सटर्नल साइड में जो इसकी होल पार्ट दे रखी है दैट इज 1/m। मतलब ये जो भी m जो अपना कोई नंबर अगर हम एज्यूम कर लेते हैं अपने मन में, उसके हिसाब से यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार आ रही है। और इंटीग्रेशन करते हुए हमें ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल पार से ही हमें बचना है। एक्चुअली इरेशनल पार जो होती हैं और जो फ्रैक्शनल पार होती हैं उनकी वजह से इंटीग्रेशन का पूरा जो माहौल है वो बिगड़ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे अच्छी बात बस ये है कि इन्होंने m की वैल्यू नहीं पूछ रखी है और यहाँ पर सिंपल से इस इंटीग्रेशन को m के अकॉर्डिंगली ही हमें जो कि एक अननोन है बेसिकली हमारे लिए, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें कैलकुलेट करना है इस इंटीग्रेशन को। अब यहाँ पर इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर ब्रैकेट है और ये जो पर्टिकुलर ब्रैकेट है, अगर अभी के लिए हम इसको फर्स्ट ब्रैकेट बोल देते हैं और इसको अगर सेकंड ब्रैकेट बोल देते हैं तो बस समझना इतना है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है फ्रैक्शनल पार से, और जो सेकंड ब्रैकेट है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपनी ये जो फ्रैक्शनल पार है उसके ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम कुछ ट्राई भी करना चाहें तो हम ऐसा कुछ ट्राई करना चाहेंगे जिससे कि हमारी ये जो क्वांटिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रैक्शनल पार ये किसी तरीके से हमारे dx के साथ एडजस्ट हो जाए और हमारी ये जो क्वांटिटी है ये को सब्स्टिट्यूट हो सके। जब हम ये चीज़ डिसाइड कर पाते हैं कि आखिर किसको सब्स्टिट्यूट करना है और किसको dx के साथ कंज्यूम करा के कोई एक नए वेरिएबल जैसे मान लिया t ले लिया u ले लिया उसका dt या du बनाना है, तो तब हम थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर मतलब प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। अब जब हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सेकंड पोर्शन है इस पोर्शन को लेट से अभी अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t करके या u करके, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर ये t या u सब्स्टिट्यूट भी कर दिया तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन ये तो नहीं आने वाला है, और जब हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं आने वाला है तो ऑब्वियसली ये कंज्यूम भी नहीं हो पाएगा। तो हमें थोड़ी सी बारीकी समझनी पड़ेगी। हमें इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो 2, 3 एंड 6 दे रखा है इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास पार है वो x टू द पावर 3m है, यहाँ x टू द पावर 2m है और यहाँ x टू द पावर m है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि x टू द पावर 2m को पहले तो हमें कितनी पार लेकर जानी पड़ेगी 3m, ये m को लेकर जानी पड़ेगी 2m, और इस 6 के साथ जो क्वांटिटी आनी चाहिए वो पार कितनी चाहिए हमें x टू द पावर m। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर एक जो टर्म है जो सब इन तीनों ही पार्ट से मल्टीप्लाई होनी चाहिए जो लैक कर रही है वो कितनी है x टू द पावर m। अब अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर x टू द पावर m की मल्टीप्लाई करें
तो ऑब्वियस सी बात है, हमें समझ में आ रहा है कि x टू द पावर m से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टार्ट। हमने क्या करा, इंटीग्रेशन को लिख लिया और x टू द पावर 3m प्लस x टू द पावर 2m प्लस x टू द पावर m को तो एज इट इज लिखा। और ये जो क्वांटिटी थी हमारे पास, इसके अंदर अभी हमने डबल ब्रैकेट लगाए। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2m प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस 6। ये क्वांटिटी तो है ही हमारे पास, और क्योंकि इसके ऊपर फ्रैक्शनल पावर लग रही है तो हम ट्राई करेंगे कि इसी को ही सब्स्टिट्यूट करें। तो हमने क्या करा, इस क्वांटिटी को अपनी इस जैसी क्वांटिटी बनाने के लिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, और अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो क्वांटिटी इसके जैसी लुक अलाइक होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, x टू द पावर m से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस समझने वाली बात इतनी है कि जब x टू द पावर m से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो हमने अपनी तरफ से टर्म को एज्यूम किया है। क्यों? जिससे कि हमारा ये वाला सेकंड एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरह बन सके। और अगर ये हमने अपनी तरफ से लिया तो बैलेंस आउट करने के लिए ये बात भी हमें पता है कि इसको हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इसी एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड भी कर दिया, और इस पूरी की पूरी ये जो टर्म है इसके ऊपर कितनी पावर लगी हुई है पहले से ही, 1/m। मतलब विद इन दिस पावर हमने इस x टू द पावर m को इसमें इंक्लूड किया है। dx हमारा चल ही रहा है साथ साथ। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस x टू द पावर m को अगर इसमें कंज्यूम करा देते हैं तो ये पावर तो हमारे पास कितनी हो जाएगी। इतनी बात हमें पता है, मल्टीप्लिकेशन में जो पार्ट्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। बचपन में हमने सीखा है, हमने क्या सीखा है बचपन में, a टू द पावर b इंटू a टू द पावर c, ये हो जाएगा हमारे पास a टू द पावर b प्लस c। बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और इसी तरीके से जैसे ये जो क्वांटिटी थी इसकी होल पावर 1/m आ रही है, और क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग अलग सी ये जो क्वांटिटी है ये यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, तो इस वजह से हम इस पूरी ही क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर होल पावर लगी हुई है, उसको भी अपनी बेसिक या ये कह लीजिए बचपन वाली क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली, बचपन वाले फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली इसको अलग कर लेते हैं। तो अगर क्वांटिटी की पावर कोई है, b है कोई पावर, और इसकी भी अगर होल पावर दे दी जाती है तो आपस में ये जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पावर की भी होल पावर। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि इस x टू द पावर m टू द होल पावर 1/m, इसका मीनिंग कितना हो जाएगा अगर हम ध्यान से देखें, x टू द पावर m टू द होल पावर 1/m, ये m और 1/m की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या क्वांटिटी आ रही होगी, x। उस x को हम बाहर निकाल लेंगे और ट्राई करेंगे कि वो किसी तरीके से इसमें यूटिलाइज हो जाए। तो वो कितना हो जाएगा हम देखते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3m प्लस x टू द पावर 2m प्लस x टू द पावर m, और ये जो x निकला उसको अभी के लिए हमने इसके साथ रख दिया इनटू, अब ये जो हमारे पास क्वांटिटी थी जब हमने x टू द पावर m की मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो रहा है, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3m प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 2m प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर m, और इसकी होल पावर हमारे पास कितनी आ रही है, 1/m। जब हम सिस्टमेटिकली जब क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं तो ही जाके हमें एक्चुअल में समझ में आता है कि आखिर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। करने के और भी बहुत सारे तरीके एग्जिस्ट कर सकते होंगे, लेकिन जो मोस्ट लॉजिकल तरीका है वो यही है कि आखिर हम सोचें कि जो भी हमारे पास क्वांटिटी दे रखी है उसको हम सॉल्व कैसे करना चाहते हैं, उसको कैसे ड्राइव करना चाहते हैं। अब जब हमने इस x को जब इसमें यूटिलाइज करा दिया तो हमारे पास एक्सप्रेशन कितना सा बन रहा है, ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इस x को हमने इन तीनों ही क्वांटिटी के अंदर यूटिलाइज कराया। क्योंकि हम देख पा रहे हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें a प्लस बी प्लस सी, बचपन वाली ये जो फार्मूलाज रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर इस टाइप से अगर कोई क्वांटिटी दे दी जाती है तो ये कितना हो जाएगा, a/d प्लस b/d प्लस c/d। जो ये प्लस में हो रहा है वो माइनस में भी पॉसिबल है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इस टाइप का हमारा बचपन में हमें इस टाइप का छोटे छोटे फॉर्मूले जो सिखाए जाते हैं 5th-6th क्लास के अंदर, तो उसी तरीके से अगर हम इस x को अगर इसमें यूटिलाइज कराना चाहें तो हम यूटिलाइज करा सकते हैं। इसको समझने का एक तरीका और भी है कि जब हम इस क्वांटिटी को
टी मान रहे होंगे। क्या मान रहे होंगे? टी, क्योंकि हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि इस पार 1/m का कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, ये फ्रैक्शनल पार है और इससे हमें छुटकारा चाहिए, और छुटकारे के लिए हमें केवल और केवल एक ही तरीका पता है, सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम अभी के लिए एक स्टेप आगे का अगर हम सोच के चलें, तो हमने क्या करा, इस क्वांटिटी को अभी के लिए टी मान के देखा। ये कितना है? 2 × x⁻³ 3m प्लस 3 × x⁻²m प्लस 6 × x⁻m। इस पूरी क्वांटिटी को मैंने क्या मान लिया? टी। अब जब आपने इस क्वांटिटी को टी मान लिया और जब आप इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं इसका, तो कितना हो रहा है ये हमारे पास? ट्वाइस टाइम ऑफ x⁻³ -1, और ये 3m भी आगे आ जाएगा हमारे पास, तो 3m को आगे रख लिया भाई हमने, प्लस इसी तरह से यहाँ पर ध्यान देते हैं, 3 तो एज इट इज रहेगा और ये 2m आगे आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास कितना बन रहा है? x⁻²m -1। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 × m × x⁻m -1। इस पूरे के साथ dx आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dt। हम समझ पा रहे हैं इस पूरे में से कुछ कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो कितना है? 6m, क्योंकि 2 के साथ 3m है, 3 के साथ 2m है, 6 के साथ m है। तो उस पूरे के पूरे 6m को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास बच कितना रहा है? 2 तो हमने कॉमन ही ले लिया था, हमारे पास बचेगा कितना? x⁻³ -1 प्लस x⁻²m -1 प्लस x⁻m -1 dx = dt, और इस 6m को हम dt के अपॉन में भेज सकते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ये क्वांटिटी कुछ सिमिलर टू दिस क्वांटिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब हमने फ्लो के अंदर इंटीग्रेशन के बारे में सोचा तो फ्लो के अंदर ही हमें इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो अगर हम इस x को अगर इसमें कंज्यूम करा देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x⁻³ -1 प्लस x⁻² -1 प्लस x⁻m -1, और इस क्वांटिटी को तो हम अभी एज इट इज ही लिख रहे हैं, 3m प्लस 3 × x⁻²m प्लस 6 × x⁻m टू दी होल पावर 1/m dx। बस अब हमने अपने पूरे के पूरे प्रॉब्लम के फ्लो को देखा और हम समझ गए कि इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है। फ्लो देखा लेकिन इसमें कोई फ्लॉ नहीं दिख रहा है। तो अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि जैसे ही हमने इस पूरे को t रखा तो ये पूरी क्वांटिटी dx के साथ हमें कितना दे रही है? dt/6m। तो उसको हमने लिख लिया, ये हो गया dt/6m, और हमारे पास ये क्वांटिटी कितनी हो गई? t⁻1/m। यही बात बस समझने की है। अब ये बिल्कुल x⁻n की तरह हमारे पास हो गया है। m के ऊपर कोई ऐसी खास रेस्ट्रिक्शन लगाते हुए हमने देखा नहीं प्रॉब्लम के अंदर। तो अब हम इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो 1/6m तो एक कांस्टेंट था, तो ये तो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। एंड t⁻1/m ये इंटीग्रेट होके हमारे पास हो जाएगा t⁻1/m + 1, और इसके होल अपॉन में भी कितना आ जाएगा? 1/m + 1। इतनी बात बस हमें समझने की जरूरत है, और एक कांस्टेंट सी हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। ये क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब हम यहाँ पर t को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ 1/m + 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल m + 1, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? m। उस m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 1/6 टाइम्स ऑफ m + 1, और इसमें हमारे पास ये इंटीग्रेशन कितना बन रहा है? t को हमने एज्यूम करा था ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, तो जाएगा 2 × x⁻3m प्लस 3 × x⁻2m प्लस 6 × x⁻m, और इस पूरे की होल पार हमारे पास कितनी आ रही है? 1/m + 1,
और ये कांस्टेंट हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी जो उस टाइम पर बहुत सारे बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाई थी, लेकिन अगर किसी ने इंटीग्रेशन के बेसिक्स को समझ रखा है और खासकर डिफरेंशिएशन के बेसिक्स को समझ रखा है तो ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व वो कर पाया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।